अर्चना मास्टर्स। Okay. Hello. Good morning, everyone. Am I audible to all of you? चलो ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कहाँ तक? सर एक बार इंटरसिलोम बताइए ना। क्या बताना? इंटरोसिलोम। हाँ ठीक है, बताऊंगा। तो सिलोम हमारा हो चुका है। सिलोम के बाद फिर आगे बढ़ेंगे आज हम, ठीक है ना? चलो ठीक है, जस्ट मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम लोगों को अभी पीडीएफ फाइल सेंड करता हूँ। अच्छा, आप लोगों का ग्रुप कौन सा है? विच ग्रुप यू हैव? इज देयर एनी ग्रुप यू हैव? व्हाट इज द ग्रुप नेम ऑफ योर ग्रुप? ऑफिशियल कोई ग्रुप है बायोलॉजी का? पीसीबी। पीसीबी कौन सा ग्रुप? Eleventh biology group is there. You are all there in which WhatsApp और Telegram? किसमें है? WhatsApp में। अच्छा, उसमें सारे टीचर्स एडेड है? किसने बनाया ग्रुप? I don't know I'm there or not. I have not seen that group, but I don't know which group you're talking about. अच्छा, कल्याण सर ने बनाया होगा। ठीक है, I will also make a group today. ठीक है, so I will also make a group today, and there I will post all the that how to share it. Where shall I share this? हाँ, तो व्हाट्सएप में मैं कहाँ शेयर करूँ? किसको शेयर करूँ? मुझे, मेरे पास किसी का नंबर थोड़ी ना है। अच्छा, पीसीबी ग्रुप भी मुझे नहीं पता। ठीक है, वो देखते हैं। ओके, सो ओके। आप लोगों में से कोई पार्टिसिपेंट होगा जिसको मैं ऐड कर सकता हूँ? एनी वन ऑफ यू? CA 11th JEE NEET 2021 21-22 but I am not maybe this one, I think. एक मिनट। yes, मिला मुझे। ठीक है, okay, I got the group, but I'm not the admin in the group, so I cannot send message. Who's the admin? Ashish sir, Raghavendra sir. Okay, fine. ठीक है, इसका कोई एक सोल्यूशन हम देख लेंगे। I will share some link and something. ठीक है, चलो ठीक है। तो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था, उसके आगे पढ़ेंगे। सिलोम हमने पढ़ा हुआ था, तो उसके आगे पढ़ेंगे। और किसी ने बोला सर एंटीरोसिलोम एक बार बताओ, तो एक बार एंटीरोसिलोम भी बताएंगे।
देखो, मैंने आपको सीलोम समझा दिया है, बॉडी कैविटी क्या होता है मैंने समझा दिया है. सो नाउ यू ऑल नो व्हाट इज अ सीलोम एंड व्हाट इज अ बॉडी कैविटी. ठीक है, सीलोम और बॉडी कैविटी क्या है ये आप सबको भी पता है. तो कल हमने डिस्कस किया था जो बॉडी कैविटी के बेसिस में हम एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में. अगर किसी के पास जो एनिमल है जिसके पास बॉडी कैविटी है उसको हम कहते हैं सीलोमेट, जिसके पास नहीं है उसको हम कहते हैं ए सीलोमेट, और जिनके पास मतलब लगता है मतलब ट्रू सीलोम नहीं है, ठीक है, उनको हम कहते हैं सूडो सीलोमेट. इसके बाद मैंने आपको बताया था जो सिलो मतलब बॉडी कैविटी का जो फॉर्मेशन है उसका जो ओरिजिन है उसके बेसिस में हम बॉडी कैविटी को फिर से मतलब जो सिलोम है उसको फिर से कैटेगराइज कर सकते हैं. उसमें से मैंने एक बताया था सीजो सिलोम, दूसरा बताया था एंटीरो सिलोम. तो सीजो सिलोम में हमने क्या देखा, व्हेन द मेसोडर्म okay it splits and form the cavity then that type of coelom is known as caesocoelom. एंटीरोसिलोम क्या होता है, एंटीरोसिलोम में हमें ज्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इसका कंसेप्ट याद कर मतलब सुन के याद रखना है. व्हाट इज दैट द एम्ब्रायोनिक गट. ठीक है, नॉर्मली सिलोम किससे बना है हमने देखा मेसोडर्म से बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्ब्रायोनिक गट जो है उससे डेवलप होगा, ये मेन डिफरेंस है. इसी को बोलते हैं एंटेरोसिलोम. बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना है अभी. ठीक है, ठीक है ना. ठीक है, चलो ठीक है. सो लेट अस कंटिन्यू विद आवर चैप्टर. सो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा. सो लेट अस स्टार्ट दैट. सिलोम तो हो चुका है, ठीक है, और ग्रुप में आज बना लूंगा, बना के सम ऑफ द स्टूडेंट दे हैव मैसेज मी, सो उनको उनमें से किसी एक दो को ऐड करके मैं सिजिता ने कहा है बेस्ड ऑन बॉडी फॉर्मेशन में फर्स्ट एक्सप्लेन करो ना. आई कुड नॉट समझ, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. ठीक से क्वेश्चन लिखो पहले, क्या करना है पहले वो लिखो. मैं समझा नहीं आपने क्या बोला. सीजो सिलोम, अच्छा ठीक है, सीजो सिलोम समझाना है फिर से. ठीक है, समझाते हैं. देखो, मैंने क्या बताया था कि नॉर्मली एक्टोडर्म होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रायो डेवलपमेंट और एंडोडर्म होता है. सो जो एसिलोमेट एनिमल होते हैं उनके बॉडी में क्या होता है कि इसके बीच में क्या रहेगा, इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ सेल्स. इसमें कोई भी कैविटी नहीं है. ये पूरा जो दोनों के बीच में जो जगह है मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो स्पेस है इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ मास ऑफ सेल. ठीक है, ऐसा इट इज फिल्ड विथ मास ऑफ सेल लाइक दिस पूरा. अच्छा, अभी हमने सीलोम भी पढ़ा था कल, तो हमें पता है कि सीलोम का मतलब क्या होता है. व्हेन द mesoderm which is lining the endoderm and ectoderm, then because of that in between the ectoderm and endoderm the cavity develops. ठीक है, and that is called the body cavity. अब यहाँ पे तो हमने देखा कि बॉडी कैविटी बनता कैसे, दैट वी नो. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इस केस में जब दोनों एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मास ऑफ सेल है, अब क्या होता है कि एनी ऑफ द रीजन, यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी कहीं पे भी,
तो वहां पे क्या होगा, अगर जो मेसोडर्म है वो स्प्लिट होके ऐसा पर्टिकुलर कहीं पे बस इतना सा एक कैविटी बना दिया एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेसोडर्म स्प्लिट होके कैविटी बनाया। तो ऐसा अगर कैविटी बनता है इस तरह के एनिमल्स को, जिस एनिमल में इस तरह से बॉडी कैविटी बनता है, उसको हम कहते हैं सीजोसिलोम। ठीक है, क्लियर है? जय कुमार, सुचिता, क्लियर है? क्लियर है? चलो, नाउ शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया। चलो चलो, नेक्स्ट क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है, फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब किसकी बात कर रहा है, एलिमेंट्री कनाल की बात कर रहा है। तो हमने पढ़ा था शुरू में कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमने पढ़ा था, उसी की बात कर रहा है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक है, एलिमेंट्री कनाल दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट मतलब जिसमें प्रॉपर ओपनिंग और प्रॉपर जो एनस, माउथ और प्रॉपर एनस नहीं है, उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट। हो सकता है सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग हो। और कंप्लीट मतलब जिसमें प्रॉपर माउथ पार्ट और प्रॉपर एनस होता है, उसी को हम बोलते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो ये तो डाइजेस्टिव ट्रैक दो तरह का होता है, उसके बेसिस में हम क्राइटेरिया का मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं, जिस एनिमल में किस एनिमल में डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट है और किसमें इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट है डाइजेशन। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन, नाउ डाइजेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रा सेलुलर, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक होता है इंट्रा सेलुलर, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर, ये ध्यान से समझना, ठीक है, कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर के बीच में जो हम डिफरेंसेस है उसको कैसे समझेंगे। देखो, इंट्रा सेलुलर मतलब होता है कि मान लो कोई एक सेल है, उसके अगर अगर उसके अंदर सेल ने कोई भी फूड पार्टिकल को लिया और उसके अंदर डाइजेशन हो रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है, उसे एब्सॉर्ब कर रहा है न्यूट्रिशन, इस तरह के केसेस पे इसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और आप बोलोगे सर फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब सेल के बाहर जब डाइजेशन होगा। इसको समझने के लिए पहले हम बनाते हैं स्टमक। मान लो ये स्टमक है, एक मिनट। सो सपोज दिस इज द स्टमक। तो अभी स्टमक जो है ना, स्टमक इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टिश्यू। नाउ टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल, है ना। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ आप, कि ये जो खाना हम खाते हैं, तो सबसे पहले हमारे माउथ में हम उसको चू करते हैं, उसके बाद ईसोफेगस के थ्रू कहाँ पे आता है, इट कम्स इनसाइड द स्टमक, है ना, डाइजेशन के लिए यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जो फूड पार्टिकल आया और ये जो डाइजेशन हो रहा है, ये क्या सेल के अंदर हो रहा है या सेल के बाहर हो रहा है, बताओ। क्या ये डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है या सेल के बाहर हो रहा है? सेल के बाहर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू बना है, टिश्यू से ये स्ट्रक्चर बना है, स्टमक बना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाइजेशन हो रहा है वो सेल के बाहर हो रहा है। तो जो सेलुलर डाइजेशन और जो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, जो कि सेल के अंदर होता है, वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है, उनके केस में डाइजेशन जो होता है वो उनके सेल के अंदर होता है। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जिनमें टिश्यू डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें स्पेशलाइज टिश्यू है, उनके केस में क्या होता है, डाइजेशन जो है इट इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द सेल। समझ में आया? डाइजेशन जो है दो तरह का हो सकता है, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। समझ में आया? कोई डाउट है?
कोई डाउट है? एनी डाउट? इट इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट, न्यूट्रिशन. अच्छा, किसी ने बोला सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन इन शॉर्ट. देखो, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का मतलब होता है सेल के अंदर, जब सेल के अंदर डाइजेशन है, ठीक है, सेल के अंदर जब डाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. ठीक है, सेल के अंदर जब डाइजेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर. तो अभी ये सेल के अंदर डाइजेशन किसके केस में होगा? जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके केस में. अब जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जो ज्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म है, जो ज्यादा डेवलप ऑर्गेनिज्म है, उसके केस में तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम उनके केस में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है डाइजेशन के लिए. जैसे हमारे केस में स्टमक है, अभी मैंने आपको बना के दिखाया है ना इस पेज में, देखो. तो स्टमक पे हम क्या देख सकते हैं? स्टमक इज मेड अप ऑफ टिश्यू एंड द टिश्यू इज मेड अप ऑफ द सेल. तो जब फूड हम खाते हैं तो वो स्टमक में आता है. वो क्या सेल के अंदर है या सेल के, जो सेल से टिश्यू से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है, जो कैविटी है, जो ऑर्गन है, उसके अंदर है ना. तो यहाँ पे जो डाइजेशन हो रहा है वो सेल के अंदर नहीं हो रहा है, सेल के बाहर हो रहा है. ठीक है, एंड दैट टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड योर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. ठीक है. अच्छा, किसी ने बोला सर डाइजेस्टिव ट्रैक एक बार बताओ. देखो, डाइजेस्टिव ट्रैक मैंने पिछले दिनों में बताया था. किसका एग्जाम्पल चाहिए? सुजिता, व्हाट एग्जाम्पल यू वांट? क्या एग्जाम्पल चाहिए? किसका? अभी तो समझाया कि सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होगा इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. इसका मतलब क्या है? जो भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो सब में होगा आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कुछ भी ले लो, जो भी आपके प्रोटोजोन्स है, बैक्टीरिया है ना, फंगस है, कुछ कुछ है ना, फंगस तो नहीं आएगा, बैक्टीरिया आएगा और आपका प्रोटोजोन्स आएंगे, है ना. क्लियर है? समझा? सर सेलुलर ग्रेड. अच्छा, किसी ने पूछा है अभी, काजी रजिया अकबर शाह. सर सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी एक्स्ट्रा सेलुलर होगा ना? ऑब्वियसली होगा. एक्स्ट्रा सेलुलर होगा या इंट्रासेलुलर होगा वो मैं डिस्कस करूंगा आगे. हर केस में एक्स्ट्रा सेलुलर क्यों होगा? जैसे देखो, पॉरीफेरम्स है, पॉरीफेरम्स के केस में इंट्रासेलुलर ही होता है. ठीक है, दो दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल, फिर भी उनके केस में आपका जो डाइजेशन जो होता है वो सेल के अंदर होता है, इन द सेल होता है, इनसाइड द सेल होता है. तो वो कुछ एक्सेप्शंस है, वो हम पढ़ेंगे तो आपको और पता चल जाएगा. ठीक है, चलो. बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शन. चलो, नाउ when you study biology na, your brain, like, that is why it is difficult for the students who are having a rigid understanding and rigid brain. एक तो है, बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल पानी के जैसा. आपको हमेशा ओपन रहना है कि हाँ, दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी. अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि विदाउट फोटोसिंथेसिस, विदाउट लाइट, कोई भी एनिमल फूड अपने आप ऑटोट्रॉपिक हो सकता है क्या? ऐसा कोई भी एनिमल हो सकता है जो कि ऑटोट्रॉपिक है, अपना फूड खुद से बनाता है, बट लाइट के बिना बनाता है? देखो, आप लोगों ने बोला, सबने बोला ना, मतलब आपको पता ही नहीं है. ठीक है, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा, कीमो ऑटोट्रॉप्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा? भूल गया? कीमो ऑटोट्रॉप्स पढ़ा कि नहीं? उसके बाद कुछ एनाएरोबिक बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉप्स, जो कि मतलब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, हाई प्रेशर, हाई सलाइन कंडीशन, हाई टेम्परेचर, है ना. देखो, लाइफ जो होता है ना, हम धरती पे, हमारे बायोस्फीयर में, हमारे सामने हम जो लाइफ दो देखते हैं ना, हम उसके बारे में समझते हैं. मतलब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आप देखिएगा कि हम जो भगवान की मूर्तियां बनाते हैं ना, उसमें भी भगवान हमारे जैसे दिखते हैं. आप अगर कोई भी भगवान को देखोगे, ध्यान देना, कभी आप किसी भी भगवान को ले लो, उसका उनके साथ इंसान का जो सिमिलैरिटी है वो मैक्सिमम है, हाईएस्ट है.
भगवान के भी हाथ है, हमारे भी हाथ है, भगवान का भी फेस है, हमारा भी फेस है, भगवान का भी पैर है, हमारा भी पैर है, भगवान के भी बाल है, हमारे भी बाल है ना? होता है क्या, बताओ? ऐसा कोई भी भगवान देखा है जिसमें ह्यूमन के साथ सिमिलरिटी जीरो है? मतलब बिल्कुल भी इंसान के जैसा कोई भी मैचिंग नहीं है। कुछ ना कुछ तो ह्यूमन के साथ ह्यूमन 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 है ही है भगवान के फोटोज में। जितने भगवान हमने पढ़ा है आप देखो, जितने भगवान को आप पूजा करते हो, गणपति बप्पा को ले लो, बस उनका सिर जो है वो हाथी का है, बाकी सब तो इंसान के जैसा है, हाथ पैर बाकी सब जैसी है ऐसी है। हाँ, नंबर ऑफ अपेंडेजेस चेंज हो सकते हैं। अब देखो 4 या 5 हो सकते हैं किसी भगवान, जैसे गॉडेसेस दुर्गा है उनके पास 10 हाथ है, लेकिन एक्चुअल में दिखने में वो कैसे लगती है? ठीक है, ह्यूमन के जैसा है कि नहीं, बताओ, हाँ या ना? बोलो। यस। तो मैं इससे क्या समझाना चाहता हूँ? इससे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हम अपने ब्रेन में, हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आवर ब्रेन, आवर कॉन्शियसनेस, आवर अंडरस्टैंडिंग, हम उसी के बेसिस में सब कुछ सोचते हैं, उसी के बेसिस को, उसी नॉलेज को यूज करके हम सारी चीजों को इंटरप्रिटेट करते हैं। तो हमें लगता है भगवान भी हमारे जैसे ही होगा। ठीक है, अगर आप एक हाथी से पूछो भगवान कैसा होगा, तो वो बोलेगा नहीं मेरे जैसे ही होगा भगवान, मतलब हमारे जैसे होगा, हाथी जैसा होगा भगवान। ठीक है, अगर आप किसी बर्ड से पूछो तो बर्ड बोलेगा नहीं नहीं मेरे जैसा होगा भगवान, तो मेरे जैसा ही होगा। तो वही है, हम अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीजों को समझते हैं। तो लाइफ जो हम समझते हैं ना, मैं इसलिए आपको शुरू में बताया कि बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट वेयर यू हैव टू ओपन योर माइंड ऑल द टाइम फॉर सरप्राइजेस। ठीक है, अभी एक्सट्रीम कंडीशन जो है वहां पे भी लाइफ जहां पे नॉर्मली सर्वाइव कर ही नहीं सकता, हाइड्रोथर्मल वेंट्स जहां पे लावा निकलता है, ठीक है, पानी के नीचे, समुद्र के नीचे फिशर होता है वहां पे, और वहां पे भी बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, बताओ। 200 डिग्री टेम्परेचर, 400 डिग्री टेम्परेचर में बैक्टीरिया है, मतलब लाइफ एग्जिस्ट करता है। सो लाइफ एक्चुअली कैन एग्जिस्ट, एंड लाइफ कैन हैव मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ठीक है, अब क्या सिचुएशन होने वाला है उस हिसाब से एडेप्टेशन होता है लाइफ फॉर्म में। तो हम अभी तक जितने लाइफ फॉर्म को जानते हैं उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। मान लो कोई ऐसा कोई दूसरा प्लेनेटरी सिस्टम हमने डिस्कवर किया, आपने देखा होगा साइंस फिक्शन में, मान लो कि हम किसी दूसरे सोलर सिस्टम में गए, वहां पे कोई दूसरा प्लैनेट है, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि पानी ही सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हो लाइफ के लिए, हो सकता है मीथेन हो जाएगा लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस वहां में, वी डोंट नो। ठीक है, तो लाइफ and the entire universe is very surprising. We know very less about about the science till now. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों ने बायोस्फीयर या लाइफ के बारे में अभी तक, मतलब बायोस्फीयर में जितने भी लाइफ फॉर्म्स है, बायोस्फीयर में जितने भी लाइफ फॉर्म्स है, इंक्लूडिंग योर स्टार्टिंग फ्रॉम योर माइक्रोस्कोपिक टू the maximum, the highest or the largest animal in the world, that is whales, ये सब मिला के भी हमने अभी तक सिर्फ 2% स्टडी किया है। डू नो दैट? लेस देन 2%। हमको अभी तक, अभी आप जो भी पढ़ते हो, जो भी जानते हैं हम, दैट इज लेस देन 2% वी हैव स्टडीड। सो 98% प्लस वी डोंट नो अबाउट द लाइफ। Do you understand what I'm saying? So that's why I am telling you, and this is the introductory class for you. After class 10, this is the first class where you are purely become a science student and purely become a biology student. So right now, from the beginning, you should understand, you should have a very flexible mind to actually accept the surprises. Day by day, we'll learn a lot of new things. हर दिन आपको कुछ नया नया मिलेगा। ठीक है, किसी चीज को रिजिड बन के सोच के मत बैठे रहना। चलो ठीक है, तो डाइजेशन जो है वो 2 तरह का होता है, हमने देखा। अच्छा, न्यूट्रिशन अगर हम देखेंगे तो हम न्यूट्रिशन में क्या देखेंगे? एक तो ऑटोट्रॉफ होगा, दूसरा होगा हेट्रोट्रॉफ, हमें पता है। हेट्रोट्रॉफ के 3 वैरायटीज होते हैं, कार्निवोरस, हार्बिवोरस और ओमनिवोरस। आप सबको पता है कार्निवोरस क्या होता है, ओमनिवोरस क्या होता है और हार्बिवोरस क्या होता है। कार्निवोरस मतलब दोज हु आर फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। हार्बिवोर मतलब जो कि प्लांट या प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स खा के जिंदा रहते हैं। कैटल्स ओमनिवोर्स होते हैं, सॉरी कैटल्स जो होते हैं आपके रिमिनेंट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं हार्बिवोर्स। ओमनिवोर्स मतलब दोज हु कैन सर्वाइव ऑन एनीथिंग। हु आर ओमनिवोर्स? वी आर ओमनिवोर्स, वी कैन ईट एनीथिंग। हम फ्लेश भी खा सकते हैं, हम वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, हम फ्रूट्स भी खा सकते हैं, इवन हम मिल्क भी खा पी सकते हैं। मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, do you know that we and there are few animals including some domesticated cats and dogs, especially the cat, not dog actually. Apart from that, no other animal in this world
can consume milk in their adult stage? Try to understand. ऐसा कोई भी एनिमल आप देखोगे जो कि अपने एडल्ट स्टेज में मिल्क कंज्यूम करता है, देखा है हम लोगों को छोड़ के? या कैट, सम डोमेस्टिकेटेड कैट आर आल्सो टेकिंग मिल्क बट नॉट ऑल. इसके अलावा किसी भी एनिमल को देखा है तुम्हारे नॉलेज में है किसी ऐसा कोई भी एनिमल जो कि अपने एडल्ट स्टेज में मिल्क कंज्यूम करता हो? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब एक गाय का बछड़ा होता है तो शुरू में वो दूध पीता है कि नहीं पीता है? बोलो, दूध पीता है ना. जब वो बड़ा हो जाता है, जब एक काऊ बड़ा हो जाता है, ये ऑक्स या जो काऊ है, आप उसको दूध दो, वो पिएगा? किसी गाय को जाके ना एक पतीला दूध देना, देखना वो पीता है कि नहीं, पिएगा? अच्छा, शेर का जो बच्चा होता है वो भी जब बचपन में वो दूध पीता है कि नहीं पीता है, बताओ? अब जब शेर बड़ा हो जाता है उसको जाकर दूध देकर देखो, पिएगा? नहीं पीता है. तो हमने we human being we have adapted ourselves in such a way for so long time that now we can produce, we are actually producing the hormones which can digest the milk products in our adult stage. बाकी जो भी एनिमल्स हैं वो अपने एडल्ट स्टेज पे उनके बॉडी में मिल्क डाइजेशन करने के लिए कोई भी जो एंजाइम है वो डेवलप होता ही नहीं है, बनता ही नहीं, इसीलिए वो मिल्क को कंज्यूम नहीं करते. ठीक है, समझ में आया? अब इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. अब देखना, जो एजेड लोग होते हैं जिनका उम्र हो जाता है 55 65 प्लस, देखना उनको, आपके घर में अगर दादाजी या आपके घर में जो एजेड कोई है तो आप देखना उनको मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं जमता. मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट देने से उनको इंडाइजेशन हो जाता है, उनको तकलीफ होता है. इसीलिए देखना वो दूध से बना हुआ चीज या दूध नहीं पीते, और डॉक्टर भी मना करते हैं उनको पीने के लिए. ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन एज हमारे केस में भी जो एंजाइम है, मिल्क को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो घट जाता है. इस कंडीशन को हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस. ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस. ठीक है, जो कि एज हो जाएगा हमारा तो हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर सकते. सो वी आर एक्चुअली ओमनीवोरस. ओमनीवोरस मतलब हम सब कुछ खा सकते हैं. खा सकते हैं कि नहीं? हम कुछ भी खा के जिंदा रह सकते हैं ना. मतलब जो फूड खाने वाली चीजें हैं उसमें से हम कुछ भी, फ्लैश हो या प्लांट प्रोडक्ट्स हो या मिल्क हो, हम कुछ भी खा के जिंदा रह सकते हैं. हम ऐसे क्यों, हम ओमनीवोरस क्यों हैं? बिकॉज ओमनीवोरस, वी बिकम ओमनीवोरस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. तो पर्पस क्या था? सर्वाइवल. ओनली सर्वाइवल वाज द पर्पस. चलो, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम. नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग हो सकता है. अभी मैंने बताया कुछ एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रेस्पिरेशन कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, बट मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म है दे नीड ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन. ठीक है, अब ये जो रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, सो दैट एरोबिक रेस्पिरेशन कैन बी आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अलग अलग तरीके से हो सकता है. जैसे सम ऑर्गेनिज्म दे कैन एक्सचेंज द गैस थ्रू देयर बॉडी सर्फेसेस, लाइक अर्थवर्म, right? Like frogs. Now, there are some organisms who are actually having a specialized organ for their respiration, like the aquatic organism like fishes. They have gills for their respiration. Then some organism they have some other organ like trachea. In case of cockroaches, we can see cockroaches have trachea through which they are doing the respiration, that is the exchange of gas. Then lungs, in case of lungs is also known as pulmonary respiration, that in case of higher vertebrates we can see the lungs are there which help in the process of exchange of gases, that is respiration. अच्छा, किसी ने कुछ पूछा है, साक्षी, based on the process of nutrition decomposers are also there. Decomposers are also there. Yeah, decomposers are there. Saprophytes are there. वो सब है ना, उसमें हम क्या और बात करेंगे? ये सब आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, तो इसमें यहाँ पे डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, स्किन के थ्रू, अभी अर्थवर्म का जो बॉडी सरफेस है स्किन है उसके थ्रू तो होता ही है ना, अभी तो वही मैंने बताया. चलो, सो दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच इज यूज्ड बाय डिफरेंट एनिमल फॉर रेस्पिरेशन. कुछ एनिमल जो है अपने बॉडी सरफेसेस के थ्रू डायरेक्टली रेस्पिरेशन करते हैं, अपने स्किन के थ्रू करते हैं.
या अपना जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू करते हैं, और कुछ एनिमल जो हैं गिल्स के थ्रू, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फिशेस है वो गिल्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद देर आर सम अदर ऑर्गेनिज्म हु आर लाइक एग्जांपल कॉकरोचेस, इंसेक्ट के केस में हमें दिखता है ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के थ्रू वो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रेस्पिरेशन करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रैकियरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड दो हायर वर्टिब्रेट जो होते हैं उनके पास लंग्स होता है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम अभी सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ध्यान देना। पहले हम बात करेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। देखो इतना तो आप सबको पता है कि ब्लड वेसल होगा, वन सेट ऑफ ब्लड वेसल इट विल कैरी द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, and another set of blood vessel will carry sorry one set of blood vessel will bring the oxygenated blood towards the body, जो भी इंपॉर्टेंट टिश्यूज है ऑर्गन्स वहां तक। उसके बाद जब एक्सचेंज हो जाएगा तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड इट विल आल्सो कैरिड बाय अनदर सेट ऑफ ब्लड वेसल, ये हमें पता है। अब ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या है? अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहला डिफरेंस क्या है? द एनिमल्स हु आर हैविंग द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होता है लोअर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें, और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा सबसे पहले वहां पे क्या हमें मिलेगा? स्पेसिस मिलेगा। जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस एनिमल के बॉडी में दोज हु आर हैविंग द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, उनके बॉडी में ना ऐसे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जो और उसको हम बोल सकते हैं स्पेसेस होते हैं उनके बॉडी में, जगह जगह पे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होता है, स्पेस होता है, जिसको हम बोलते हैं साइनस। साइनस होगा उनके बॉडी में। ठीक है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड साइनस, स्पेस होता है। अभी होगा क्या उसके बाद नेक्स्ट? अभी जो ओपन टाइप सर्कुलर सिस्टम, पहले तो साइनस होगा उनके बॉडी में, जगह बॉडी के अलग अलग जगह पे साइनस होता है। जहां पे साइनस होता है वहां पे वन सेट ऑफ ब्लड वेसल क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, और वो क्या करेगा? इट विल फिल दैट साइनस कंप्लीटली, ये पूरा साइनस को भर देगा ऐसा। ठीक है, तो मतलब जो ब्लड वेसल आया इट विल एम्प्टी इटसेल्फ इन द साइनस। और जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जो भी इंपॉर्टेंट टिश्यूज है उस एनिमल का, वो साइनस में डिप्ट वहां पे प्रेजेंट होता है। So it will dip inside the sinus. As a result, the exchange of gases will be done, and after that, the deoxygenated blood will be taken away by another set of blood vessels. So this is the setup. This is the setup in case of the animal who are having open type of circulation. So जिनके पास open type of circulation होता है, उनके बॉडी में ये कंडीशन होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये क्लियर हुआ ओपन टाइप क्या है? देखो ओपन टाइप ऑफ जो सर्कुलेशन होता है उसमें जो एनिमल होता है उनके केस में जो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है उनके बॉडी में अलग अलग जगह पे, इसको बोलते हैं साइनस। एंड दैट साइनस, उस साइनस में क्या होगा? एक सेट ऑफ ब्लड वेसल जो होगा उसके साथ कनेक्टेड होगा व्हिच इज ब्रिंगिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अनदर सेट ऑफ ब्लड वेसल कनेक्टेड होगा व्हिच विल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द साइनस। इस तरह दो सेट ऑफ ब्लड वेसल कनेक्टेड होगा साइनस में, और जो भी इंपॉर्टेंट टिश्यूज ऑर्गन है उस एनिमल का वो सब साइनस में प्रेजेंट होता है। इससे क्या होगा? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा साइनस को कंप्लीटली फिल कर देगा, भर जाएगा साइनस, एंड देन ऑक्सीजन जो गैसेज एक्सचेंज है जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन और टिश्यूज के बीच में वो हो जाएगा। देन द डीऑक्सीनेटेड ब्लड विल बी टेकन अवे और इट विल बी transported with the help of the another set of blood vessel. So this is the setup of open circulatory system in case of animal is in case of the animal who are having open circulatory system. समझ में आया? जैसे चलो ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है, देखो ओपन सर्कुलर सिस्टम हमेशा मैंने क्या बताया, अच्छे से एग्जांपल भी बता दिया, किसी ने पूछा एग्जांपल। अच्छा देखो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल अगर आप देखोगे जो मैंने पहले ही बताया, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हमें ये ओपन सर्कुलर सिस्टम दिखता है, जैसे कि इंसेक्ट है, स्पाइडर है, प्रॉन्स है, मोलस्क है, जो ये लोअर जो फाइलम्स के ऑर्गेनिज्म है इनमें हमें हमें ये ओपन टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन दिखता है। क्लियर है? नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द क्लोज टाइप। अभी देखो क्लोज टाइप जो है वो हायर ऑर्गेनिज्म होता है, जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें होता है क्लोज टाइप। ठीक है, जो क्लोज सर्कुलर सिस्टम होता है वो हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे हमारे केस में है, ह्यूमन के केस में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी क्या होता है, ध्यान देना। जैसे पहले हमने देखा था वन सेट ऑफ ब्लड वेसल विल ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें भी ऐसा होगा। अनदर सेट ऑफ ब्लड वेसल विल ब्रिंग इट विल टेक अवे द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहाँ पे आके पहला तो यहाँ पे कोई साइनस होगा नहीं, दूसरा ये जो ब्लड वेसल है हमें पता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर देता हूँ। आपने लोअर क्लास में पढ़ा था कि हार्ट से ब्लड जो है वो पंप होगा, आयोटा की थ्रू जाएगा आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स, उसके बाद डीप इनसाइड द टिश्यू हमारे बॉडी के टिश्यू लेवल तक जाएगा ब्लड वेसल, डिवाइड होते होते फाइनली कैपिलरीज के फॉर्म में जाता है। Then at the tissue level, the exchange of gases and the nutrition is taking place through the blood capillaries. ये हमें पता है, ठीक है, ये हमने सबने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो वही है, इसी को बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। देखो अभी ये ब्लड वेसल आया, ये क्या करेगा, ये ओपन नहीं होगा, ये डिवाइड होके क्या करेगा, ऐसे कैपिलरीज बनाएगा बहुत सारा। ठीक है, एंड देन टिश्यू लेवल पे ये कैपिलरीज जो है इसके थ्रू जो एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस एट द टिश्यू लेवल। अरे एक मिनट, या जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो टिश्यू लेवल पे होगा। ठीक है, किसके थ्रू होगा, कैपिलरीज के थ्रू होगा, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक तो कोई साइनस नहीं है, दूसरा ब्लड वेसल कहीं पे भी अपने आप को एम्प्टी नहीं कर रहा है, खाली नहीं कर रहा है। सो ब्लड वेसल इज नॉट ओपन एनीवेयर, इट इज कंप्लीटली क्लोज, only it divide and form the network of capillaries, then through this exchange of gases is taking place. So this type of circulatory system is known as closed type of circulatory system. Clear है? चलो ओपन में कैपिलरीज नहीं होगा रजिया, नहीं होगा। चलो नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, डाइजेस्टिव पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। excretory system. Now in case of excretory system what is happening? एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या है, जो भी हमारे बॉडी से अनवांटेड मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको जो रिमूवल करने का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम हमारे एनिमल के बॉडी में होता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो एक्सक्रीशन जो होता है हमारे बॉडी में से मैक्सिमम जो सब्सटेंस एक्सक्रीशन होगा उसके बेसिस में हम एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं। तो मैक्सिमम हमारे बॉडी से जो वेस्ट निकलेगा, हम एक्सक्रीट करते हैं मैक्सिमम, वो होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, that is the maximum that is the nitrogenous waste is the maximum waste material which is getting excreted out from our body. ठीक है, from the animal body. अभी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, ये भी तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया,
तीसरा होता है यूरिक एसिड, ठीक है। एक होता है अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया, तीसरा होता है यूरिक एसिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ द nitrogenous nitrogenous waste what they are eliminating or excreting out, we categorize the animal in different categories. अगर animal अमोनिया रिलीज करता है तो उसको हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म और अमोनोटेलिक. If animal is releasing the nitrogenous waste urea, then we call those animal as ureotelic, और उस फिनोमिना को हम कहते हैं यूरियोटेलिज्म, ठीक है। एक होता है अमोनोटेलिज्म जो अमोनिया रिलीज करते हैं, अमोनोटेलिक या अमोनोटेलिज्म जो यूरिया रिलीज करते हैं उसको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उसको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक, ठीक है, यूरिकोटेलिक। अब देखो एक्सक्रीटरी जो प्रोसेस है, मतलब एक्सक्रीशन करना, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकाल देना, इसके बहुत सारे प्रोसेसेस है। इसके मतलब एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स होता है अलग अलग एनिमल में वो अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा क्या करता है, डायरेक्टली अपने बॉडी के थ्रू, बॉडी सर्फेसेस के थ्रू एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे एनिमल्स है, जो दूसरे आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, we can see there are some other excretory organ we can see in different animals like flame cells or solanocyte, H system, then renal system, ठीक है। जैसे प्लैटीहेल्मिन्थस में हमें ये दिखता है, अच्छा नेफ्रिडिया अर्थवर्म में हमें दिखता है, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट में दिखता है, किडनी जो कि हायर एनिमल्स में हमें दिखता है। तो अलग अलग एनिमल जो होता है उनमें अलग अलग टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे नेफ्रिडिया हमने देखा अर्थवर्म में होता है, ठीक है। ठीक है, नेफ्रिडिया जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो हमें किस में मिलेगा, अर्थवर्म में मिलेगा। फ्लेम सेल या सोलैनोसाइट्स या जिसको हम एच सिस्टम कहते हैं, ये हमें प्लैटीहेल्मिन्थस में मिलेगा, है ना। उस तरह से जो माल्पीजियन ट्यूब्यूल है दैट इज आल्सो a type of excretory organ where we can see it, where we can find this in which animal, that is in case of insect, ठीक है। इंसेक्ट के केस में हमें माल्पीजियन ट्यूब्यूल मिलता है। और हायर ऑर्गेनिज्म में हमें क्या मिलेगा, किडनी एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। समझ में आया, क्लियर है? क्लियर है सबको, एवरीवन? Okay, someone are requesting for repeat. Okay, I'll repeat. देखो एक्सक्रीशन जो होता है इसके थ्रू हम बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालते हैं। तो जो मैक्सिमम वेस्ट मटेरियल हम निकालते हैं वो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। अब अलग अलग एनिमल में नाइट्रोजनस वेस्ट भी अलग अलग होता है। जो अमोनिया रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक, जो यूरिया रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक, जो यूरिक एसिड रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक, ठीक है। अब एक्सक्रीशन के लिए, for the purpose of excretion, different animal they are having different types of excretory organ. अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरह से एक्सक्रीशन होता है। जैसे अगर हम हाइड्रा का एग्जांपल लेंगे, हाइड्रा व्हाट दे डू, थ्रू द बॉडी सरफेस, through the body surface, simply by the through the body surface they remove they release or they excrete the nitrogenous waste. Next है platyhelminthes flatworm, जो फ्लैटवर्म है, फ्लैटवर्म क्या करता है, दे रिलीज और दे एक्चुअली एलिमिनेट और एक्सक्रीट the waste material with the help of the excretory organ what they have. तो जो excretory organ है उसका नाम है सोलानोसाइट्स, सोलानोसाइट, इसका दूसरा नाम है फ्लेम सेल, ठीक है। नाउ
नेफ्रिडिया, ये एक और एग्जांपल है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का जो हमें किस में मिलता है, अर्थवर्म में। नेफ्रिडिया, ये अर्थवर्म के पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं नेफ्रिडिया, through which they are eliminating or they are releasing or they are excreting the waste material or the nitrogenous waste. Then we have the example of excretory organ, that is kidney, what we can see in case of the higher animal, higher organism like us. ठीक है, अभी क्लियर है सबको? आया समझ में? ठीक है, नेफ्रिडिया इज ए ऑर्गन, जैसे सोलानोसाइट एक ऑर्गन है, नेफ्रिडिया भी एक ऑर्गन है, किडनी भी एक ऑर्गन है। सो नेफ्रिडिया अर्थवर्म यूज करता है अपने एक्सक्रीशन करने के लिए और कुछ नहीं। नेफ्रिडिया इज ऑर्गन, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में जब डिटेल में आएगा तो उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, सो अभी नहीं, अभी बस इतना जानो वो एक दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। समझा साक्षी? चलो नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, देखो नर्वस सिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। अगर हम हाइड्रा का केस में देखेंगे, हाइड्रा, तो इसके केस में हमें किस तरह का नर्वस सिस्टम दिखेगा? विल फाइंड अ डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, अच्छा प्लैटीहेलमिंथस या एसेलमिंथस, इनमें अगर आप देखेंगे तो हमें किस तरह का नर्वस सिस्टम मिलेगा? लैडर टाइप। रजिया, रजिया ने सही कहा। रजिया आपने पढ़ लिया क्या एनिमल किंगडम? ये ऑलरेडी स्टडीड? कहाँ पढ़ा? कौन सा बुक? एनसीईआरटी? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। एनसीईआरटी का पीडीएफ देख के पढ़ा आपने, वेरी गुड। अच्छा, मैं आप लोगों को पता होगा एक ऐप है उसको हम बोलते हैं ई पाठशाला, पता है आप लोगों को इसके बारे में? डू यू नो व्हाट इज ई पाठशाला एप्लीकेशन? डू यू नो व्हाट इज ई पाठशाला एप्लीकेशन? ठीक है, तो जिसको जिसको पता नहीं है आज ही इसको डाउनलोड करना, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, नाम है ई पाठशाला। ई पाठशाला, so please download this app. This is a NCERT CBSE app where you can find, you registered yourself, app download करो और अपने आप को register करो as a student, and then you can access all the NCERT books for free. सारी NCERT बुक आपको फ्री में मिलेगा। कोई भी बुक आप डाउनलोड करके रख सकते हो, आप कभी भी इसको निकाल के कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो। पहला तो ये बेनिफिट है। दूसरा, you will find there are a lot of videos are also available in different topics, so you can check out those videos which will help you to understand the concept in a very easy manner. बहुत सारे एक्टिविटीज भी उसमें वहाँ पे वीडियोस में है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और बुक्स तो आपको सब फ्री में मिलेगा, एनसीईआरटी के सारे बुक्स एकदम लेटेस्ट अपडेटेड। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, इसको हम बोलते हैं ई पाठशाला। तो वहाँ पे इसको आज ही डाउनलोड कर लो, तो आपको हमेशा बल्कि बुक कैरी करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, यू कैन डाउनलोड ऑल द बुक्स, योर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो जो बुक आपको चाहिए सबको डाउनलोड कर लो, एंड यू कैन ओपन इट एंड यू कैन रीड एनी चैप्टर एनी टाइम। ठीक है, चलो फाइन। नेक्स्ट अच्छा, मैं क्या पढ़ा रहा था? अच्छा हाँ, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम मैंने क्या देखा, हाइड्रा जो है उसमें डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, प्लैटीहेल्मिन्थस में कैसा होता है, लैडर टाइप का होता है। ठीक है, वैसे अगर मोलुस्क हम देखेंगे, मोलुस्का इस फाइलम में अगर हम देखेंगे तो उनके पास क्या होता है, गैंग्लिया होता है, एंड दे हैव न्यूरॉन्स। ठीक है, दे हैव गैंग्लिया एंड न्यूरॉन्स। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय गैंग्लिया, क्या होता है गैंग्लिया, पता है? गैंग्लिया इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन। जब बहुत सारा न्यूरॉन एक जगह पे आ जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम गैंग्लिया बोलते हैं। तो हम इसको ना रूडिमेंट्री ब्रेन जैसा मान सकते हैं, मतलब प्रिमिटिव ब्रेन। शुरू में ब्रेन जब बना नहीं था तो बहुत सारे जो नर्व है वो एक जगह पे आके स्मॉल स्ट्रक्चर, एग्रीगेट जो है नर्व का, वो होके एक स्मॉल स्ट्रक्चर बनता था, लोअर ऑर्गेनिज्म में दिखता था, तो उसको हम बोलते हैं गैंग्लियन। ठीक है, समझ में आया? ब्रह्म चैतन्य पूछ रहा है सर एपोलर न्यूरॉन होता है क्या प्लैटीहेल्मिन्थस में? सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ न्यूरॉन के कितने टाइप है। चलो, जब डिस्कस कर ही रहे हो, सो देन आई विल आल्सो डिस्कस। बोलो ब्रह्म चैतन्य खुशपे, सुनील, टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स आर देयर, एंड यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स। बताओ न्यूरॉन सेल कितने तरह के होते हैं, लेट मी डिस्कस। चलो लेट अस कम ऑन डिस्कस, तुमको डिस्कस करना है ना, करो। बोलो न्यूरॉन सेल कितने तरह के होते हैं, बताओ। न्यूरॉन सेल कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के, बताओ, नाम बताओ फटाफट, क्विक, माइक ऑन करो, बताओ, कम ऑन, टेल मी द नेम्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, बताओ, चलिए बताइए क्या क्या होता है, बताओ, बोलो। आई वांट टू गेट द नेम्स, बताओ जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं, गूगल नहीं करना है। सेंसरी, अच्छा, मोटर, अच्छा, नहीं मैंने सिर्फ सुनील से पूछा है, ब्रह्म चैतन्य सुनील खुशपे, उससे पूछा है मैंने, और किसी से नहीं पूछा। बताओ न्यूरॉन इन ब्रेन, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन। आपने लिखा ना एपोलर न्यूरॉन, इसका मतलब आपको पता होगा बाइपोलर, मल्टीपोलर। इसके अलावा न्यूरॉन न्यूरॉन को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, न्यूरॉन सेल अलग अलग होते हैं, डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर, डिपेंड्स ऑन इट्स मल्टीपोलैरिटी, यूनिपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी, है ना। आपने सुना होगा न्यूरोग्लियल सेल, एस्ट्रोग्लियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल, सुना है, पढ़ा है उसके बारे में? कहाँ गया सुनील? नहीं, तो एपोलर न्यूरॉन कहाँ से पढ़ लिया तुमने? अभी तो हम शुरू में अभी एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, एपोलर न्यूरॉन कहाँ से पढ़ लिया, कौन से बुक में पढ़ा? बताओ। प्लैटीहेल्मिन्थस में एपोलर न्यूरॉन होता है, ये तुम कौन से बुक में पढ़ा? हाँ, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। यूट्यूब, तो ज्यादा यूट्यूब मत देखो, ठीक है, इससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे चैनल है जो जरूरत से ज्यादा पढ़ाते हैं, और ऐसे बहुत सारे चैनल है जो जरूरत से कम पढ़ाते हैं, और ऐसे बहुत सारे चैनल है जो बकवास पढ़ाते हैं, जो कुछ भी नहीं पढ़ाना आता उनको, अपने आप को टीचर बोलते हैं। ठीक है, तो बी केयरफुल, ये मैंने आपको पहले भी बताया आप लोगों को, कि जब आप कुछ भी पढ़ते हो, आप कंटेंट शेयर करो, पढ़ो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अच्छे अच्छे चैनल यूट्यूब के, यू डोंट वरी, मैं खुद बताऊंगा आपको देखने के लिए, मैं खुद लिंक भी दूंगा, वो देखो जो आपके काम में आएगा, सबका मत देख के बैठो, ठीक है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और शुरू में तो देखो ही मत, क्योंकि अभी आप 10th पास आउट हो, और हम लोग अभी आपको नया जो साइंस स्ट्रीम में आपने एडमिशन लिया है, तो इसमें आपको बहुत कुछ नया जानना है। तो शुरू में अगर आप 10 जगह से देखोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है।
तो पहले आपने जहाँ पे आपका मेन सोर्स, जहाँ पे एडमिशन लिया, पहले वहां पढ़ो, आप सीखो पहले, उसके बाद बाकी सारी चीजें भी देखो। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपकी सब्सिडरी है, मेन नहीं है, ये पहले समझ लो। चलो गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, देखो, लेकिन ज्यादा मत देखा करो। ठीक है, और मैं एक चीज आप सबको समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझो, कि हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली मैंने आई वाज ऑन लीव एक्चुअली, सो आई वाज नॉट प्रेजेंट इन योर ओरिएंटेशन क्लास, सो दैट वाज आई यूज्ड टू प्रेजेंट, तो मैं था नहीं, तो इसलिए मैं शायद बताया नहीं। तो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपके ओरिएंटेशन क्लास में था नहीं, तो सेमिनार में मैं नहीं था, बिकॉज आई वाज ऑन लीव, सो दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग। देखो, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आप लोगों का, पहले ना पढ़ने के लिए तो है, साल भर हम पढ़ते रहेंगे, तो एक चीज आप सब लोग समझो कि पढ़ना कैसे है। सबसे पहले तो आप सब लोग ये जान लो कि आप लोग यहाँ पे एडमिशन लिया है नीट के लिए, इतना पैसा खर्चा करके आपने एडमिशन लिया है ना, राइट? मैंने सही बोला कि नहीं? आपने नीट क्रैक करना है, आपको एमबीबीएस में सीट चाहिए, इसी के लिए ये पर्पस है कि नहीं? पहले बात तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा पर्पस क्या है अभी? कि तुम्हें अच्छा नंबर लेके अच्छे नंबर से बोर्ड पास होना है और एक एमबीबीएस का सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का एक सीट लेना है, यही पर्पस है। तो जब हमारा पर्पस क्लियर है ना, तो हमें अपना काम भी बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। देखो, मैं आपको बार बार समझाऊंगा, अभी बीच बीच में भी मैं समझाता रहूंगा, मैं आपके जो सीनियर है उनको भी बोलता रहता हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम हमारा रिजल्ट आया था 31 एमबीबीएस सीट, एमबीबीएस क्वालिफाई किया, आप लोगों को पता होगा। तो कैसे हुआ? क्योंकि वो हमारी बात सुनते हैं, वो बच्चे, हमने जो बोला वो सुना उन्होंने, तब जाके हुआ रिजल्ट ऐसा। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनो मैं क्या कहता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या मैटर करता है, सबसे पहले बताओ, तो तुम लोग बताओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बताओ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, यस, वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट है मार्क्स, और कुछ मैटर नहीं करता, मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने कितना नंबर लाया? क्या आपका कट ऑफ मार्क्स आया 570, 580 या 600 आया क्या आपका? अगर नहीं आया तो आपको सीट नहीं मिलेगा, दैट सिंपल। ठीक है, तो मार्क्स हमारा प्रायोरिटी है, तो नॉलेज हम लाइफ टाइम गेन करते रहेंगे, नो इशू। तो हमें यहाँ पे नीट का सिलेबस जितना है, तुम लोगों को मैं बता देता हूँ, देर आर 38 चैप्टर्स आर देयर इन बायोलॉजी। कितना चैप्टर्स है देखो, 38 चैप्टर्स। तो 38 चैप्टर्स में जितना सिलेबस है ना, वो बहुत है, तो उसको हमें एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है। उसी को अगर मैं अच्छे से कंप्लीट किया तो हमारा नीट होगा, हमें उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। समझ में आया ना? तो इसीलिए जो टीचर आपको पढ़ाता है ना, वो सबसे पहले उसको पढ़ो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो भी आपको लगेगा, टीचर बताएगा आपको कि चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब बताएगा। हम लोग यही काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से। ठीक है, हमारा यही काम है, और कुछ नहीं काम हमको आता। तो यू हैव टू बिलीव योर टीचर, यू हैव टू ट्रस्ट योर टीचर, एंड जो आपको टीचर सिखाते हैं पहले उसको सीखिए ना आप पहले। उतना अगर आपने सीख लिया, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं जितना पढ़ाता हूं और कल्याण सर जितना पढ़ाते हैं, उतना अगर आपने 90% भी पढ़ लिया तो आपका नीट क्लियर है। 100% भी नहीं बोला, अगर 90% भी आपने पढ़ लिया ना, उतना जितना हम पढ़ाएंगे, जितना नोट्स देंगे, तो आपका नीट में 300 प्लस मार्क्स आएगा, 360 में। लिख लो मुझसे आप, मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, तो बी केयरफुल। ठीक है, एक बहुत अच्छा एक सेइंग है, मतलब हिंदी में भी बोलते हैं कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कोई भी एक अच्छा बुक 10 बार पढ़ो। तुम लोग बताओ क्या अच्छा है, 10 बुक पढ़ना अच्छा है या एक अच्छा बुक को 10 बार पढ़ना अच्छा है? विच इज बेस्ट? विच इज बेटर? एक अच्छा बुक ले लो, उसको 10 बार पढ़ो, बस तुम्हारा नीट क्लियर हो जाएगा। और बुक का मैंने नाम ऑलरेडी बता दिया मैंने। ठीक है, एनसीईआरटी बुक तो होना चाहिए आपके साथ, और मैंने बुक का नाम बता दिया, एलिमेंट्री बायोलॉजी वॉल्यूम 1, 11th के लिए, ट्रूमैन पब्लिकेशन, दैट्स ऑल। और कोई बुक नहीं चाहिए पढ़ने के लिए, उसी को पढ़ो 10 बार, और मेरा नोट्स पढ़ो 10 बार, तुम्हारा नीट हो जाएगा। सबका, तुम्हारे सीनियर का हो गया है, तुम्हारा भी हो जाएगा, समझ लो। तो डोंट वेस्ट योर टाइम हियर एंड देयर। ठीक है, अभी इंटरनेट में बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपको, हर जगह पढ़ने के लिए जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आया ना? एकदम मत करो वो सब काम, वो सब काम हम पे छोड़ दो,
हम एले नाकाश यहाँ वहाँ हर जगह से पढ़ पढ़ के आपके लिए नोट्स बनाते हैं, तो वो हमारा काम है, तुम्हारा काम थोड़ी ना है, तुम क्यों करोगे टाइम वेस्ट। तुम्हें हम जो देंगे तुम उसको पढ़ो, उस पर सब कुछ रहेगा, ठीक है। और कुछ भी अगर छूटता है तो वो भी हम ऐड करेंगे बाद में, सो डोंट वरी, इट इज आवर जॉब, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। चलो, एलिमेंट्री बायोलॉजी वॉल्यूम 1 क्लास 11 के लिए होता है, वॉल्यूम 2 क्लास 12 के लिए होता है। पब्लिकेशन का नाम है ट्रूमैन पब्लिकेशन। बस ये बुक खरीद लो, हो गया आपका काम। बायोलॉजी के लिए बोला मैंने फुल, ठीक है, समझ में आया ना। ये बुक खरीद लो, एकदम मार्केट में सबसे बेस्ट बुक है ये, इससे अच्छा बुक नहीं मिलेगा। सारे मटेरियल आप उठा के देख लो, आप मार्केट में आप एलन का मटेरियल ले सकते हो, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम, यू कैन क्रॉस वेरीफाई माय वर्ड्स। आप एलन का मटेरियल ले लेना, आप आकाश का मटेरियल ले लेना, कुछ भी आप लेके उसको पढ़ के देखो, आप देखो सब कुछ ट्रूमैन में मिल जाएगा, उसी से बनाया है उन्होंने नोट्स। या फिंगर टिप्स भी लेना है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जो बुक है वो भी लेना है। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स क्वेश्चन के लिए, और हमारा बुकलेट्स हम आपको देंगे, उसमें से जो क्वेश्चन करना है वो करना है। और पढ़ने के लिए, रेफरेंस के लिए जो मैंने बुक बोला है, दैट इज योर एलिमेंट्री बायोलॉजी थ्योरी के लिए, एलिमेंट्री बायोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 11th के लिए, वॉल्यूम 2 12th के लिए। कौन सा पब्लिकेशन का है? ट्रूमैन पब्लिकेशन का, ठीक है। उसी से सब हो जाएगा साक्षी, तुम्हारा एसएससी एचएससी सब सब कुछ उसी बुक से होगा। चलो, when we have to start solving CA कोई बुकलेट, जब चैप्टर खत्म होगा तब मैं बताऊंगा जब करने के लिए, क्योंकि उस बुकलेट में ना उसमें थोड़ा गाइडेंस चाहिए, उसमें कुछ क्वेश्चंस इररिलेवेंट है, तो मैं बता दूंगा आपको, अभी नहीं, अभी उसको मत करो, अभी अभी पहले एक चैप्टर तो खत्म होने दो, पहले पढ़ने दो। और बीच बीच में मैं आपको डीपीपी या क्वेश्चन जो भी है मैं भेजूंगा, पहले कुछ तो, अभी तो हमने जस्ट 5% भी नहीं पढ़ा है, तो पहले 25-30% एक चैप्टर का हो जाने दो, फिर मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है। अभी बस कंटेंट थ्योरी पढ़ो अच्छे से, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एंड बी केयरफुल, डोंट वेस्ट योर टाइम इन हियर एंड देयर। यहाँ पे जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, दे आर हाईली एक्सपीरियंस, हाईली क्वालिफाइड, एंड दे आर डूइंग इट फॉर मोर देन 10 years। 10 साल से ऊपर यही काम कर रहे हैं वो लोग, और आपके सामने रिजल्ट है, आपने देखा रिजल्ट कैसा होता है। तो आपको पहले टीचर का सुनना है जो आपको पढ़ाता है, कोई भी सब्जेक्ट का हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, किसी भी, टीचर जो पहले बोलता है पहले उसको करिए आप। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा करना है करो, मैं खुद आपको बोलने वाला हूँ, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा बहुत सारा वीडियोस का, वो आप देखो, ठीक है। इररिलेवेंट चीजें मत देखो, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए, तो लेट अस कंटिन्यू अवर डिस्कशन। तो हम लोग पढ़ रहे थे जो टॉपिक था हमारा, हम एनिमल किंगडम में पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, ठीक है। मैं इसके नर्वस सिस्टम डिस्कस करने के बाद आपको मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा, पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो जो नर्वस सिस्टम है, हमने वो क्या देखा, नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है। एक तो होता है आपका डिफ्यूज टाइप, जो कि हमने हाइड्रा में देखा। फिर लैडर टाइप होता है, जो कि हम देखेंगे किसमें, प्लैटीहेलमिंथस या एसेलमिंथस में। उसके बाद हम देखेंगे मुलस्का। मुलस्का अगर हम देखेंगे तो उसमें हम मिलेगा क्या, गैंग्लिया। मैंने अभी बताया गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लियन क्या होता है। देखो, इस चीज को ना थोड़ा समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा लोअर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एग्जांपल हाइड्रा का। तो हाइड्रा के बॉडी में क्या होता है ना, यहाँ पे जो भी इसके बॉडी में नर्वस सिस्टम है ना, वो डिफ्यूज, मतलब ऐसे एक न्यूरॉन आएगा, दूसरा न्यूरॉन आएगा, तीसरा न्यूरॉन आएगा, सब एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होके एक नेटवर्क बनाता है। तो यहाँ पे कोई एक प्रॉपर सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है न्यूरॉन का, या कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, जैसे हमारे पास ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ऐसा इनके पास कुछ नहीं होता, ठीक है। इट इज अ डिफ्यूज टाइप। अच्छा, लैडर टाइप मतलब जैसे प्लैटीहेलमिंथस एसेलमिंथस में होगा। लैडर टाइप मतलब बिल्कुल लैडर जैसा। देखो मैं दिखाता हूँ, मान लो अगर ये एनिमल है, ठीक है। तो इसके बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होगा
वो बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसा जैसे मैंने बनाया, लैडर टाइप, ऐसे एक लैटरली कॉमन स्ट्रक्चर होगा और दोनों के बीच में ऐसे कनेक्शन होगा ऑफ नर्व्स, because it is look like ladder, that's why I gave the name as ladder type. Then we have ganglion. ठीक है, गैंग्लियन क्या होता है? जब बहुत सारे न्यूरॉन एक जगह पे आके एग्रीगेट करके एक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे देखो हमारा जो ब्रेन है, इज इट नॉट अ कॉम्बिनेशन और एग्रीगेट ऑफ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स, राइट और रॉन्ग बताओ? हमारा जो ब्रेन है ये एक्चुअल में है क्या? इट इज अ कॉम्बिनेशन और एग्रीगेशन ऑफ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स। अब देखो हमारा ब्रेन क्या है? हाईली स्पेशलाइज्ड है। यहाँ पे न्यूरॉन से तो पूरा हमारा ब्रेन बना है, वो तो सही बात है, हम पढ़ेंगे एक चैप्टर, हमारा चैप्टर आएगा नर्वस सिस्टम, उस पर हम डिटेल में पढ़ेंगे ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स है। मैं आपको जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो आपने पढ़ा होगा सेरिब्रम, सेरिबेलम, जो हाफ हमारा हेमिस्फीयर होता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, फिर मिडुला ऑब्लांगेटा, है ना, फिर हाइपोथैलेमस, हमने ये पढ़ा था, बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये जो सेपरेशन है न्यूरॉन्स का हमारे ब्रेन में क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है इट इज हाईली एडवांस। तो यहाँ पे सिर्फ एग्रीगेट ऑफ न्यूरॉन नहीं है, यहाँ पे अलग अलग जोन में ब्रेन के अलग अलग न्यूरॉन अलग अलग फंक्शन करता है। ठीक है, ये हमें किस में मिलेगा? जो एडवांस एनिमल है, जो कि बहुत ही डेवलप्ड एनिमल है, जैसे कि हमारे केस में, मैमल्स के केस में, ह्यूमन के केस में, मैमल्स जितने भी है उनके केस में जो ब्रेन होता है वो कंपेरेटिवली मोर डेवलप होता है। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि मान लो मुलुस्का हो गया, है ना, उनके केस में क्या होगा? उनके केस में सिर्फ कुछ न्यूरॉन आके एग्रीगेट करके एक छोटा रूडिमेंट्री ब्रेन जैसा बनाता है। उसको हम ब्रेन तो नहीं कह सकते, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? गैंग्लियन या गैंग्लिया। समझ लो। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, अभी कल्पेश, आई विल शो यू द डायग्राम, तो उसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जस्ट अभी ये बताओ, अभी तक जो समझा है वो क्लियर है कि नहीं? मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको डिफ्यूज टाइप समझ में आ जाएगा। अच्छा, किसी ने बोला है साक्षी एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है जब एक साथ आ जाता है। नॉर्मली न्यूरॉन्स अलग अलग होता था, जब न्यूरॉन एक साथ आ जाएगा, एक साथ काम करेगा टुगेदर, जैसे होता है ना कि बहुत सारे सेल जब एक साथ आके कॉमन फंक्शन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं टिश्यू, तो वैसे ही नर्व सेल भी एक साथ आके काम करते हैं और नर्वस टिश्यू बनाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन और एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब एक साथ आना। आया समझ में साक्षी? अच्छा चलो, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। मेरे पास डायग्राम है, आई विल शो यू द डायग्राम। लेट अस गो टू दैट स्लाइड। वेयर इज द डायग्राम? या देखो, ये है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो मैंने समझाया, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या देखा? साइनस होता है और साइनस में आएगा वहां पे ब्लड जो एम्प्टी हो जाएगा, उसके बाद जो एक्सचेंज है, गैसेस एक्सचेंज, दैट विल बी डन एंड द डीऑक्सीनेटेड विल बी कैरिड आउट बाय द अनदर सेट ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, now this is the diagram which is showing the formation of coelom और body cavity। body cavity बनता कैसे है ना, वो इस डायग्राम में दिखा रहा है। सो मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप लोग देख लो एक बार। चलो ठीक है, यस, या देखो, दिस इज द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन व्हाट वी कैन सी इन केस ऑफ हाइड्रा। तो यहाँ पे देखो जो नर्व्स है वो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज है, इसी को बोलते हैं डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। ये हाइड्रा का एग्जांपल है। Now this is the diagram to represent you the diffuse type of nervous system in case of
हाइड्रा इस तरह का होता है। अभी समझ में आया? अभी क्लियर है? बताओ, अभी क्लियर है? यस, फॉर्मिंग ए नेट लाइक स्ट्रक्चर। यस, देखा, ऐसे डिफ्यूज हो जाता है। इसको थोड़ा सा जूम करने के लिए बोला मुझे, तो देख लो जूम करके। ठीक है, सो दे आर डिफ्यूजिंग एंड दे आर फॉर्मिंग ए नर्व नेट। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज टाइप। ऐसा होता है हाइड्रा में। ठीक है, where is the other diagram? Yes, ये देखो। Now this is the example of ladder type of nervous system. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखना कि इस एनिमल के बॉडी में जो दो मेन नर्व कॉर्ड्स आपको दिखेंगे और बीच में जो नर्व है वो ट्रांसवर्सली कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी दैट द नर्व पैटर्न और द नर्वस सिस्टम विच इज फॉर्म विच इज एक्चुअली लुक लाइक ए लैडर। एक लैडर जैसा दिख रहा है कि नहीं? इसीलिए हम इसको बोलते हैं लैडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? चलो, अब दूसरा एग्जांपल देखो। मुलुस्का के केस में देखो, ये मुलुस्का का मैंने बताया था जो गैंग्लिया बनता है। तो देखो जगह जगह पे जो नर्व्स है वो एग्रीगेट होके एक साथ आके छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ब्रेन जैसे, रूडिमेंटरी ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलता है मोलुस्का में। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोलुस्का। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ इकानोडर्मेटा एंड दिस इज इकानोडर्मेटा में हमें किस तरह का नर्व सिस्टम मिलता है? हमें नर्व रिंग मिलता है इस तरह का। विल फाइंड अ नर्व रिंग, रेडियल नर्व्स। ठीक है, एंड विल फाइंड अ नर्व रिंग। ठीक है, यहाँ पे इनके पास क्या होता है? एक नर्व का रिंग होता है और रिंग से रेडियल नर्व्स निकलते हैं, विच इज कंट्रोलिंग द एंटायर बॉडी ऑफ द एनिमल। समझ में आया? समझ में आया? जो अलग अलग तरह के नर्वस सिस्टम हम देखते हैं अलग अलग एनिमल में। किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? गौरव कह रहा है प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, बस आपको समझना है, याद रखना है। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखो, जो अलग अलग एनिमल है उसमें अलग अलग तरह का नर्व सिस्टम में दिखता है। जैसे हाइड्रा है, इसमें जो नर्व होगा वो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होके ऐसा नेट लाइक पैटर्न बनाता है, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। इसको कहते हैं डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसी तरह से अगर हम देखेंगे दूसरा जो ये जो डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम है, किसमें मिलता है? ये हमें हाइड्रा में मिला है ना। उसके बाद हमें प्लैटीहेलमिंथस जो फ्लैट वर्म्स है या जो राउंड वर्म्स है, उनमें हमें किस तरह का नर्वस सिस्टम दिखता है? लैडर टाइप। यहाँ पे जो नर्व्स है they are actually arranged transversely along with the nerve cord which are present laterally and form a ladder like structure. That is why this type of nervous system is called ladder like nervous system. किस एनिमल में मिलेगा हमें? प्लैटीहेलमिंथस एंड एसेलमिंथस में ऐसा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोलुस्का में हमें क्या दिखेगा? गैंग्लियन दिखेगा। गैंग्लियन क्या है? मैंने बताया, एग्रीगेट of lot of neurons together and forming a rudimentary brain like structure that is called ganglion. ठीक है, अच्छा, और जो और दूसरे तरह का जो दूसरा एनिमल है उसमें हमें क्या मिलेगा? जैसे इकानोडर्मेटा है, स्टारफिश है, उसमें हमें क्या मिलता है? सेंटर में ऐसे रिंग लाइक पैटर्न में हमें क्या मिलेगा? नर्व मिलेगा उनमें।
और उसमें से एक एक रेडियल नर्व हर आर्म की तरफ हमें ऐसे दिखेगा। देखो 5 आर्म है तो 5 रेडियल नर्व हमें दिख रहा है। तो ये होगा पैटर्न नर्वस सिस्टम का स्टारफिश या इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट है? चलो, या नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल जो सिस्टम होता है बेसिकली हम दो तरह के देख सकते हैं। एक होता है एंडोस्केलेटन, दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। एक होता है एंडोस्केलेटन, दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब, देखो सबसे पहले तो ये समझ लो स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है, क्या होता है स्केलेटल सिस्टम। हमारे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है क्या? है क्या हमारे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम? है? किस किस को लगता है नहीं है? किस किस को लगता है हमारे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम नहीं है? ऐसा कोई भी है? अगर है तो अपना दिमाग का इलाज करा लो। यस, किसने लिखा है ये? प्रणव नीलकांत कदम लिखा है सर, स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला है। हमारे बॉडी में, अभी मैं पूछने वाला था कि स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है, किसी भी एनिमल में स्केलेटल सिस्टम क्यों होता है? टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क ऑफ द एनिमल। अभी एक कंडीशन इमेजिन करो, इफ आई by doing giving some charm or something, by magic or something, if I take out the skeleton system from your body suddenly, then what will happen to you? अगर मैं तुम्हारे बॉडी से स्केलेटल सिस्टम को निकाल दूं बाहर, फिर तुम्हें क्या होगा तुम्हारे साथ? What will happen to you? Yes, you will collapse. Will you have any framework? Will you have any structure? कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, एक मास हो जाओगे आप। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर आपके पास नहीं बचेगा। तो जो स्केलेटल सिस्टम है बेसिकली इट इज प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर टू द एनिमल। अब इसका जरूरत क्या है, फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर क्यों चाहिए? फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन, प्रॉपर मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए। ठीक है, और ये जो होता है ना मैक्सिमम, ये एंडोस्केलेटन जिस एनिमल में होता है उसमें मूवमेंट लोकोमोशन स्ट्रक्चर बेटर होता है। कुछ एनिमल होते हैं ना जिनके पास एक्सोस्केलेटन होता है। अब एक्सोस्केलेटन मतलब जो स्केलेटल सिस्टम है बॉडी के बाहर। जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप, जो भी हर्मिट क्रैब है, या जैसे आप एग्जांपल लोगे टॉर्टॉइस का, तो उनका जो बॉडी होता है वो एक स्केलेटन के अंदर होता है। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन जो होता है, हाँ कॉकरोचेस का भी होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है एक्सोस्केलेटन, तो बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करता है उनको? प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। ठीक है, फिशेस में एक्सोस्केलेटन होता है, हमारे पास भी एक्सोस्केलेटन होता है, हमारे पास दोनों ही है। बताओ तो क्या है? नेल्स, हेयर्स। वैसे फिशेस में स्केल्स भी होंगे, क्या उसके पास एंडोस्केलेटन नहीं है क्या? फिश के पास है ना। तो एंडोस्केलेटन, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास एंडोस्केलेटन होता ही नहीं है, सिर्फ एक्सोस्केलेटन होता है, जैसे मोलस्का। और कुछ कुछ मोलस्का होता है जिनमें एक्सोस्केलेटन भी नहीं होता, जैसे स्क्विड है, सेपिया है, ऑक्टोपस है, उनमें कोई एक्सोस्केलेटन भी नहीं होता। ठीक है, तो जो स्केलेटन होता है बेसिकली हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है एंडोस्केलेटन, दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन के एग्जांपल है बोन, कार्टिलेज, स्पिक्यूल्स। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे पोरीफेरा है, उसके अंदर भी एंडोस्केलेटन होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स। स्पंजेस जो होता है, स्पंजेस का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो फ्रेमवर्क होता है, इट इज एक्चुअली मेंटेन्ड बाय द एंडोस्केलेटन इन देयर केस, दैट इज दे हैव, दैट इज
स्पिक्यूल्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पिक्यूल्स भी दो तरह का होता है, कैल्शियम और सिलिशियस और कैलकेरियस। अच्छा, एक्सोस्केलेटन के एग्जांपल क्या है? या कोरल इज आल्सो हैविंग, कोरल इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोस्केलेटन। कोरल जो होता है वो अपने पॉलिप के चारों तरफ जो हार्ड एक्सोस्केलेटन बनाता है, दैट इज एक्सोस्केलेटन एग्जांपल। चलो, नाउ एक्सोस्केलेटन का और एग्जांपल क्या होगा? नेल, हॉर्न, हुप्स, फेदर्स, स्केल्स इन केस ऑफ फिशेस एंड सर्पेंट्स। ठीक है, साक्षी बोल रही है सर एंडो और एक्सोस्केलेटन एक्सप्लेन करो। वही तो कर रहा हूं तब से, मैं क्या कर रहा हूं? व्हाट एम आई डूइंग? तब से तो वही कर रहा हूं मैं, पिछले 5 मिनट से। एंडोस्केलेटन मतलब बॉडी के अंदर होगा, एक्सोस्केलेटन मतलब बॉडी के बाहर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आपके बॉडी के बाहर कोई प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे पास हेयर है, फिशेस के पास स्केल्स है, तो वो है एक्सोस्केलेटन। उसके बाद कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नेल्स है, और कुछ एनिमल्स में हॉर्न्स होता है, हुप्स होता है ना? सो दीज आर ऑल एक्सोस्केलेटन व्हिच इज प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू दैट एनिमल फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट, है ना? और इनसाइड में जैसे हमारा एंडोस्केलेटन, जैसे कि बोन है, कार्टिलेज है, ये सब एग्जांपल है एंडोस्केलेटन का। कुछ एनिमल जो होते हैं उनके पास एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है, कुछ एनिमल जो होते हैं जिनके पास एंडोस्केलेटन जो है बोन से बना होता है, बोनी एंडोस्केलेटन। इसीलिए हम बोलते हैं ना कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिशेस। तो फिशेस विच आर हैविंग endoskeleton made up of cartilage known as cartilaginous fish. The fishes which are having endoskeleton made up of bone, they are known as bony fish. कार्टिलेजिनस फिश का एग्जांपल बिल्कुल सही दिया है यहाँ पे, किसने लिखा है? श्रेयास ने, शार्क। वेरी गुड। ठीक है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। आउटसाइड का एग्जांपल लोगे तो जैसे आपको बहुत सारे जो सी शेल्स मिल जाएंगे, जैसे मसल्स ले लो, बाइवैल्व्स ले लो, बर्नाकल्स ले लो, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ। स्नेल्स ले लो, सबसे अच्छा एग्जांपल है स्नेल्स, है ना? तो स्नेल्स अगर आपने देखा होगा तो उसके बॉडी के चारों तरफ एक शेल होता है, और उस शेल के अंदर वो रहता है। तो उसका जो उसका जो स्केलेटन है वो बॉडी से बाहर है। तो इस तरह के स्केलेटन को हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। या डॉग फिश सही बोला है, राजिया ने बिल्कुल सही बोला है, गलत नहीं बोला है उसने। शार्क का ही दूसरा नाम है डॉग फिश, उसका और एक नाम बताऊं? स्कोलियोडॉन बोलते हैं उसको टेक्निकली। शार्क का टेक्निकली नाम है स्कोलियोडॉन, और उसको कॉमनली हम कहते हैं डॉग फिश। क्यों कहते हैं डॉग फिश? क्योंकि उसका चेहरा थोड़ा बहुत डॉग जैसा दिखता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं डॉग फिश। तो रजिया ने बिल्कुल सही बोला है, कोई गलत नहीं है, ये एक नया इन्फॉर्मेशन आपके लिए, सुन लो, सीख लो। ओके, चलो। शार्क का ही दूसरा नाम है डॉग फिश, शार्क का ही दूसरा नाम है, तीसरा नाम बोल सकते हैं, दूसरा तो हो गया, तीसरा नाम है स्कोलियोडॉन। चलो, बोनी का एग्जाम्पल, जो भी सारे हम लोगों का एग्जाम्पल बोनी का है ना कल्पेश, तुम्हारे अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो किससे बना है, कार्टिलेज या बोनी? अच्छा बताओ, तो तुम्हारे बॉडी में कौन सा पार्ट में कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है? फिशेस में दो तरह के होते हैं, हाँ, ईयर में है, नोज टिप में है, वेरी गुड। और जो बच्चे होते हैं ना, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनमें जो बोन्स होता है, क्या वो उनमें जो एंडोस्केलेटन होता है, क्या वो कार्टिलेजनस होता है या आपका बोनी होता है? या ट्रैकिया रिंग जो होता है, रजिया ने बताया, उसमें भी कार्टिलेज होता है, सही बताया उसने। चलो, शी इज राइट। हाँ बोलो, मैंने जो पूछा अभी, जो न्यूबॉर्न बेबीज होता है उनमें जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजनस होता है या बोनी होता है? कार्टिलेजनस, यस, वेरी गुड। चलो, तो क्लियर हुआ। एंडोस्केलेटन एनिमल्स में हमें दो तरह का मिल सकता है, या तो सॉरी स्केलेटल सिस्टम में दो तरह का मिल सकता है, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन में हमने क्या देखा? बोन हो सकता है, कार्टिलेज हो सकता है, स्पिक्यूल्स हो सकता है। एक्सोस्केलेटन में हमने क्या देखा? नेल्स है, हॉर्न्स है, हुप्स है, फेदर्स है, स्केल्स है, एटसेट्रा। ठीक है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो वो आज नहीं करेंगे, आज टाइम कम है, तो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल।
ठीक है, मैं आज ग्रुप बनाता हूँ और नोट्स भी सेंड करता हूँ. Yeah, someone of you have already sent me message personally, so I will add that student in my phone book, and then I will add that person, and I will request him to share this with all of you. Is that okay? चलो. अच्छा, जय कुमार ने लिखा, सर working group, first form a group link and then send it to someone among us, and then tell him to share that link in biology group so that everyone will get added to the group. Thank you, Jay Kumar. Thank you very much. चलो, मैं आपको ग्रुप बना के शेयर करूंगा और आप सबको मिल जाएगा, सो डोंट वरी. ठीक है, चलो. हाँ, ग्रुप बनाते बनाते टाइम लगेगा मुझे, शाम में मेरा क्लास है अभी शाम तक, so maybe after 4 o'clock I will be free, so I'll make the group after that, so by evening you will get all the things, so don't be impatient. ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, शाम तक मिलेगा. चलो, बाय.